हाय एवरीवन। फीचर इंजीनियरिंग के सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं डायमेंशनलिटी रिडक्शन। तो ये फीचर इंजीनियरिंग टॉपिक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंटरव्यू इन टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। इवन जब मैंने गूगल का इंटरव्यू दिया था तो देयर वाज ए राउंड कॉल्ड मशीन लर्निंग डोमेन राउंड। तो उस राउंड में 90% ऑफ द इंटरव्यू क्वेश्चंस वाज अराउंड फीचर इंजीनियरिंग एंड फीचर सिलेक्शन। तो आप इस टॉपिक को लाइटली नहीं ले सकते हो। और उस फीचर इंजीनियरिंग सीरीज में डायमेंशनलिटी रिडक्शन इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन फीचर इंजीनियरिंग। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि डायमेंशनलिटी रिडक्शन क्या होता है, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और डायमेंशनलिटी रिडक्शन इम्प्लीमेंट करने के क्या क्या टेक्निक्स होते हैं। आज हम लोग कोई भी टेक्निक के डिटेल में नहीं जाएंगे। जब हम लोग मशीन लर्निंग स्टार्ट करेंगे उसके बाद हम लोग हर एक टॉपिक को इन डिटेल देखने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम लोग बस एक ओवरव्यू देखने वाले हैं कि क्या क्या टेक्निक होते हैं डायमेंशनलिटी को रिड्यूस करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके माइंड में आ सकता है कि व्हाट इज डायमेंशनलिटी रिडक्शन। तो डायमेंशनलिटी रिडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल इन ए डेटा सेट while preserving as much important information as possible। ठीक है, तो अगर आपके पास एक ऐसा डेटा सेट है जहाँ पे नंबर ऑफ फीचर्स है ना, जहाँ पे नंबर ऑफ फीचर्स बहुत ज़्यादा होते हैं है ना, तो इन दैट केस हम लोग फीचर को रिड्यूस करने का ट्राई करते हैं। फीचर को हम लोग रिड्यूस करने का ट्राई करते हैं विदाउट लूजिंग मच इंफॉर्मेशन। ठीक है, विदाउट लूजिंग मच इंफॉर्मेशन है ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं डायमेंशनलिटी रिडक्शन। तो अगर मेरे पास एक ऐसा डेटा सेट है जिसका डायमेंशन है 10K, 100 है ना, 10K, 100 मतलब मेरे पास नंबर ऑफ सैंपल हैं 10K एंड नंबर ऑफ फीचर्स दैट इज 100। ठीक है, तो ये मेरा एक डेटा सेट है। तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं नंबर ऑफ फीचर्स को रिड्यूस कर सकूँ, देयर आर मेनी रीजन्स कि हमें नंबर ऑफ फीचर्स कम क्यों रखने होते हैं है ना, उसको हम लोग देखेंगे। तो अगर मेरा गोल है कि नंबर ऑफ फीचर्स को 100 से रिड्यूस करके 20 करना, ठीक है, तो अगर मैं नंबर ऑफ फीचर को 100 से रिड्यूस करके 20 कर दूंगा तो मेरा नया डायमेंशन क्या होगा, 10K, 20 है ना। 10 के मेरे पास सैंपल होंगे एंड 20 मेरे पास कॉलम होंगे। तो आप देख रहे हो कि डायमेंशन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पे जो ओरिजिनल डायमेंशन है वो रिड्यूस हो जा रहा है, तो इसीलिए हम लोग उसको कहते हैं डायमेंशनलिटी रिडक्शन। ठीक है, तो डायमेंशनलिटी रिडक्शन में हम लोग हमेशा नंबर ऑफ फीचर्स रिड्यूस करते हैं। वी ऑलवेज रिड्यूस नंबर ऑफ फीचर्स, वी डोंट रिड्यूस नंबर ऑफ सैंपल। ठीक है, हमारा गोल नंबर ऑफ कॉलम्स पे होता है। अगर मेरा डेटा टैबुलर फॉर्मेट में है तो हमारा गोल होता है नंबर ऑफ कॉलम्स को रिड्यूस करना। ठीक है, ना कि नंबर ऑफ सैंपल को कम करना। तो अगर हम लोग इसको करते हैं थ्रू मल्टीपल प्रोसेस है ना, देयर आर डिफरेंट टेक्निक जिसके हेल्प से हम लोग डायमेंशन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो अगर हम लोग डायमेंशन को रिड्यूस करते हैं तो दैट इज कॉल्ड डायमेंशनलिटी रिडक्शन इन फीचर इंजीनियरिंग। इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ फीचर इंजीनियरिंग टेक्निक। तो चलिए कि एग्जाम्पल से इसको देखते हैं और समझते हैं। तो अगर मेरे पास एक डेटा है, मेरे पास एक डेटा है x1 x2 है ना, और एक मेरे पास टारगेट वेरिएबल y है। ठीक है, ये मेरा डेटा है। ठीक है, तो डेटा में क्या होंगे, डेटा में सैंपल होंगे है ना, डेटा में कुछ कुछ सैंपल होंगे लाइक दिस, जिसका कुछ वैल्यू होगा x1 होगा x2 होगा और उसका कुछ y वैल्यू होगा टारगेट लाइक 0 1 0 है ना। तो ये अज्यूम करो कि ये मेरे पास एक डेटा सेट है। ठीक है, तो अगर मैं डेटा के जो x1 x2 वैल्यू है ना, उसके हर एक सैंपल को अगर मैं प्लॉट करता हूँ इन 2D स्पेस है ना, अगर मैं इसको 2D स्पेस पे प्लॉट करता हूँ तो आप अज्यूम करो कि इट लुक्स लाइक दिस। ठीक है, इट लुक्स लाइक दिस। तो मुझे क्या करना है
कि मुझे इसका डायमेंशन या फिर नंबर ऑफ कॉलम्स अभी 2 है, मुझे नंबर ऑफ कॉलम्स 2 से रिड्यूस करके 1 करना है, ठीक है? मुझे नंबर ऑफ कॉलम को 2 से रिड्यूस करके 1 करना है, ठीक है? तो अगर मैं इस डेटा सेट को अगर मैं सक्सेसफुली कन्वर्ट कर पाता हूँ सच दैट कि मेरे पास एक इंडिपेंडेंट फीचर होंगे, लाइक फॉर एग्जांपल x1 होगा, y होगा, है ना? या फिर x2 होगा, y होगा, तो इसको हम लोग कहेंगे कि मैंने डायमेंशन को रिड्यूस कर सका, है ना? दिस इज डायमेंशनलिटी रिडक्शन। तो देयर आर टू टेक्निक ऑफ डायमेंशनलिटी रिडक्शन, है ना? एक तो होता है कि आप ये जो मेरे पास फीचर्स है ना, आप हमेशा जब डायमेंशन रिड्यूस करते हो तो आप हमेशा फीचर्स या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को आप रिड्यूस करते हो, आप टारगेट के साथ कुछ भी नहीं करते हो, आप सिर्फ आपका फोकस होता है इंडिपेंडेंट फीचर या एट्रीब्यूट पे, तो आप इसको रिड्यूस करते हो। तो देर आर टू टेक्निक ऑफ डायमेंशनलिटी रिडक्शन। द फर्स्ट वन इज कि आप इसमें से यू सेलेक्ट फ्यू सबसेट, है ना? फ्यू सबसेट, आप इसमें से कुछ सबसेट सेलेक्ट करते हो, है ना? दैट इज वन टेक्निक। सेकेंड टेक्निक में क्या होता है कि आप इसके डेटा का जो एक्सेस होता है ना उसको आप ट्रांसफॉर्म कर देते हो, है ना? ये जो डेटा है अभी इट इज इन दिस एक्सिस, आप इसका एक्सेस ट्रांसफॉर्म कर देते हो और उसके बाद न्यू एक्सिस में आप उसमें से टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर को सेलेक्ट करते हो, है ना? लाइक अभी देख रहे हो दिस इज द एक्सिस, ये एक्सिस है ना? तो हर एक पॉइंट एक x1 x2 में कुछ वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं इसका एक्सिस को ट्रांसफॉर्म करके अगर मैं इसका एक्सिस इस तरीके से कर देता हूँ, है ना? अगर मैं इसका एक्सिस इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ सच दैट कि ये 0,0 है, ठीक है? तो अगर मैं इसका एक्सिस को इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ और उसमें से आइदर मैं इस वाले एक्सिस के वैल्यू को सिलेक्ट करता हूँ या इस वाले एक्सिस के वैल्यू को सिलेक्ट करता हूँ, तो इट इज कॉल्ड फीचर ट्रांसफॉर्मेशन, है ना? तो दिस इज सेकेंड टेक्निक जहां पे मैं एक्सिस को ही ट्रांसफॉर्म कर देता हूं। पहला टेक्निक में मैं इसमें से कुछ सबसेट ऑफ फीचर को सिलेक्ट करता हूं, सेकेंड टेक्निक में मैं एक्सिस को ट्रांसफॉर्म कर देता हूं और उसमें से कुछ एक्सिस के अलोंग में डेटा को प्रोजेक्ट करके उसको सेलेक्ट करता हूं, है ना? तो चलिए इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं और समझते हैं। बट उसके पहले हमें ये देखना होगा कि वाई डू वी नीड डायमेंशनलिटी रिडक्शन। तो हमने इसको बार बार देखा है कि देयर आर मेनी रीजन्स कि हमें डायमेंशनलिटी को रिड्यूस करने की जरूरत क्यों पड़ती है। चलिए देखते हैं। तो हाई डायमेंशनल डेटा वाइल रिच इन इंफॉर्मेशन ऑफन कंटेन रिडंडेंट और इरिलेवेंट फीचर, है ना? जैसे हम लोग ये सोचते हैं कि अगर मुझे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो मेरे पास जितने भी फीचर्स होंगे, जितने ज़्यादा फीचर्स होंगे, मॉडल का परफॉर्मेंस उतना ज़्यादा होगा। लाइक फॉर एग्जांपल हाउस प्राइस प्रिडिक्शन, है ना? तो आप एक ऐसा एग्जांपल सोचो कि आपके पास सिर्फ एरिया दिया हुआ है, आपके पास सिर्फ एक एरिया डेटा है और उससे आपको प्रिडिक्ट करना है हाउस का प्राइस, है ना? उसके बाद आपको एक और फीचर एक्स्ट्रा दिया जाता है, नंबर ऑफ बेडरूम। तो आप ये सोचोगे कि नंबर ऑफ फीचर्स इंक्रीज होने से परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा, एंड दिस इज ट्रू। उसके बाद मैं एक और फीचर ऐड कर देता हूँ, नंबर ऑफ बाथरूम्स। उसके बाद एक और ऐड कर देता हूँ, नंबर ऑफ फ्लोर्स। उसके बाद इज कनेक्टेड टू मेन रोड, ठीक है? उसके बाद एक और ऐड कर देता हूँ, प्रिफर्ड एरिया। क्या जो मेरा हाउस है क्या वो प्रिफर्ड एरिया में लोकेटेड है? तो अगर मैं फीचर्स को ऐड करता जाऊं तो आप ये सोचोगे कि परफॉर्मेंस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो अगर आपको हाउस प्राइस प्रिडिक्शन करना है, आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो आप ये सोचोगे कि अगर आपके पास एक फीचर है तो उसका परफॉर्मेंस 2 फीचर वाले से कम होगा, 2 का परफॉर्मेंस 3 फीचर वाले से कम होगा, 3 का 4 फीचर वाले से कम होगा, 4 का 5 से कम होगा, 5 का 6 से कम होगा, 100 का 101 से कम होगा, 101 का 102 से कम होगा, है ना? दिस इज द जनरल थिंग, आपके माइंड में ये आता है।
लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप नंबर ऑफ फीचर्स ऐड करते जाओगे तो आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम एक ऐसा समय आता है कि जिसके बाद परफॉर्मेंस डिक्रीज होता है, उसके बाद परफॉर्मेंस इंक्रीज नहीं होता है ना? तो इसीलिए हमें नंबर ऑफ फीचर्स ऑप्टिमल रखने होते हैं, सच दैट कि मॉडल का परफॉर्मेंस इम्पैक्ट ना हो। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जैसे-जैसे अगर आपके नंबर ऑफ फीचर्स इंक्रीज़ होते जाते हैं, तो नंबर ऑफ सैंपल या अमाउंट ऑफ डेटा जो आपको रिक्वायर्ड होता है फॉर ट्रेनिंग द मॉडल, वो इंक्रीज़ होता जाता है एक्सपोनेंशियली। लाइक अगर आप 100 सैंपल में 1 फीचर को अच्छे से ट्रेन कर पाते हो, तो अगर आपके पास 2 फीचर होंगे, तो यू मे नीड 500 सैंपल, है ना? या 500 रोज़। अगर आपके पास 5 फीचर होंगे, तो यू मे नीड 10 के रोज़, है ना? अगर आपके पास 20 फीचर होंगे, तो यू मे नीड 50 के रोज़, है ना? अगर आपके पास 100 फीचर होंगे, तो यू मे नीड 10 लैक्स रोज़, है ना? तो जैसे-जैसे नंबर ऑफ फीचर्स इंक्रीज़ होता जाता है, तो नंबर ऑफ सैंपल रिक्वायर्ड टू ट्रेन द मॉडल परफेक्टली वो भी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ होता जाता है, ठीक है? तो इसीलिए हमें हमेशा ध्यान देना होता है कि बेस्ड अपॉन आवर डेटा नंबर ऑफ फीचर्स शुड बी ऑप्टिमल। हाउ मच, हाउ मेनी फीचर्स शुड बी ऑप्टिमल, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस प्रॉब्लम, it is depending upon the amount of data, number of sample in the data you are having, the amount of computation, the amount of GPU यू आर हैविंग, ठीक है? तो वो ये सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो कितने फीचर्स ऑप्टिमल होंगे, इट इज ए सब्जेक्टिव प्रॉब्लम। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आफ्टर सम अमाउंट ऑफ फीचर अगर आप नंबर ऑफ फीचर्स इंक्रीज करते हो तो मॉडल का परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज होता है, मॉडल का परफॉर्मेंस डिक्रीज होता है, ठीक है? तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं अगर हम लोग डेटा का डायमेंशन इंक्रीज करते हैं या फिर नंबर ऑफ फीचर्स इंक्रीज करते हैं? तो द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इज कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी, और ये हमने बार बार डिस्कस किया है अपने पुराने लेक्चर्स में। तो कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी ये कहता है कि इट रेफर्स टू द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इंक्रीजिंग मॉडल डायमेंशन एंड डिक्रीजिंग जनरलाइजेबिलिटी। इंपॉर्टेंट टर्म क्या होता है जनरलाइजेबिलिटी? तो जनरलाइजेबिलिटी का मतलब ये होता है कि मॉडल ट्रेनिंग डेटा से पैटर्न फाइंड करके अपने आप को इम्प्रूव करता है, सीखता है और टेस्ट डेटा पे उसी लर्निंग का यूज़ करके उसको जनरलाइज करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। लाइक अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो, तो आप क्या करते हो? आप प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करते हो। आप मल्टीपल वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करते हो सच दैट कि आपका कॉन्सेप्ट इतना इंप्रूव हो जाए कि अगर आपको इंटरव्यू या एग्जाम में कोई न्यू क्वेश्चन मिले तो आप उसको सॉल्व कर सको। तो ये पॉसिबल कब होगा? जब आपका नॉलेज जनरलाइज्ड होगा, है ना? इट शुड नॉट बी वेरी फोकस्ड कि हाँ मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया, अगर यही प्रॉब्लम आएगा तो ही मैं सॉल्व कर पाऊंगा। तो बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे होते हैं, लेकिन अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक गेट, कैट, जेई, नीट, अगर आप ये सारे एग्जाम को देते हो तो वहाँ पे यू कैन एक्सपेक्ट न्यू क्वेश्चंस इन द एग्जाम, और उसको आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा जनरलाइज्ड हो। तो मशीन लर्निंग के टर्म में जनरलाइजेशन का मतलब होता है कि आप ट्रेनिंग डेटा पे मॉडल को इतने अच्छे से ट्रेन कर लो ताकि अगर टेस्ट डेटा सेट में अगर कोई न्यू आपको डेटा मिले तो उसको आप इजीली प्रिडिक्ट कर सको, उसको आप इजीली सॉल्व कर सको। तो जैसे-जैसे नंबर ऑफ डायमेंशन या नंबर ऑफ फीचर्स इंक्रीज होते हैं, तो आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम द जनरलाइजेबिलिटी ऑफ एनी मशीन लर्निंग मॉडल वो डिक्रीज होता है, एंड दिस इज कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं, इसको आप मिस नहीं कर सकते हो। एंड सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे 2 पॉइंट, कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी में 2 पॉइंट। सबसे पहले कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी क्या होता है उसको हमने देखा। सेकेंड पॉइंट इज द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम द कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी ग्रोज एक्सपोनेंशियली विद द नंबर ऑफ डायमेंशन। तो जैसे जैसे आप नंबर ऑफ फीचर्स इंक्रीज करोगे तो द अमाउंट ऑफ डेटा या नंबर ऑफ सैंपल रिक्वायर्ड टू जनरलाइज द मॉडल रियली वेल वो इंक्रीज होगा एक्सपोनेंशियली, ठीक है? वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा, ठीक है? तो अगर आप इसके ग्राफ को प्लॉट करोगे ना,
अगर एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ फीचर है ना, ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस नंबर ऑफ मॉडल फीचर को रिप्रेजेंट करता है एंड वाई एक्सिस मॉडल के परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करता है ना। देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडल परफॉर्मेंस जजिंग टेक्निक लाइक प्रिसीजन, है ना, एक्यूरेसी, रिकॉल। तो अभी के लिए आप सोचो कि वाई एक्सिस ये बताता है कि मॉडल का एक्यूरेसी क्या है, मॉडल कितना एक्यूरेट है ना। एक्यूरेसी मतलब मॉडल मॉडल कितना एक्यूरेट है। तो अगर एक्स नंबर ऑफ फीचर एंड वाई मॉडल का परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करता है, और अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो द ग्राफ लुक्स लाइक दिस, कि पहले क्या होगा, पहले अगर आप नंबर ऑफ फीचर इंक्रीज करोगे तो मॉडल का परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रहा है ना, मॉडल का परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉडल का परफॉर्मेंस का जो इंक्रीजिंग का रेट है वो स्लो डाउन हो रहा है। यहाँ पे मॉडल का परफॉर्मेंस जो इंक्रीज हो रहा है वो स्लो डाउन हो रहा है, एंड आफ्टर दिस पॉइंट मॉडल का परफॉर्मेंस क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। अगर आपके पास नंबर ऑफ सैंपल फिक्स है और अगर आप नंबर ऑफ फीचर्स ऐड करते जाओगे तो आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम मॉडल का परफॉर्मेंस डिक्रीज होता है। तो ये जो आप पॉइंट देख रहे हो ना, जहाँ से मॉडल का परफॉर्मेंस रिवर्स हो रहा है, मतलब इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग मॉडल का परफॉर्मेंस डिक्रीज हो रहा है, तो उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं, वो जो पॉइंट होता है ना, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं ऑप्टिमल नंबर ऑफ फीचर्स। तो आप एक्सपेरिमेंट करते हो और उस एक्सपेरिमेंट में डिसाइड करते हो कि बेस्ड अपॉन आपके पास कितने सैंपल अवेलेबल है, तो अकॉर्डिंगली हाउ मेनी फीचर्स आर ऑप्टिमल टू सॉल्व योर बिजनेस प्रॉब्लम। नेक्स्ट पॉइंट, ओवरफिटिंग। ठीक है, ओवरफिटिंग। तो हाई डायमेंशनल डेटा सेट कैन कॉज द मॉडल टू ओवरफिट एज दे में लर्न नॉइज इंस्टेड ऑफ अंडरलाइंग पैटर्न। तो अगर आप ये सोचते हो कि जितना ज़्यादा फीचर उतना अच्छा परफॉर्मेंस, तो ऐसा नहीं होता है। जैसे जैसे नंबर ऑफ फीचर इंक्रीज होते जाते हैं वैसे वैसे मॉडल में नॉइज ऐड होता जाता है। ठीक है, एवरी फीचर ऐड सम सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ नॉइज। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अगर आपके डेटा सेट में नॉइज ज़्यादा होगा तो मॉडल में लर्न द नॉइज, मॉडल में ओवरफिट। ओवरफिटिंग क्या होता है कि ट्रेनिंग डेटा सेट पे आपके मॉडल का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब आप उसी मॉडल को किसी न्यू या टेस्ट डेटा पे जब आप टेस्ट करते हो तो मॉडल का परफॉर्मेंस पुअर होता है, तो दैट इज कॉल्ड ओवरफिटिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी। The more dimension means higher computational cost which can slow down training and inference. तो अगर आपके पास नंबर ऑफ फीचर्स ज़्यादा हैं, अगर आपके पास नंबर ऑफ फीचर्स ज़्यादा है, तो अगर आप मॉडल को जनरलाइज्ड बनाना चाहते हो तो आपको नंबर ऑफ सैंपल भी इंक्रीज करना होगा। ठीक है, नंबर ऑफ सैंपल इंक्रीज करना होगा, और डेटा जो मेरा मैट्रिक्स फॉर्मेट में है ना, जो डेटा मेरा मैट्रिक्स फॉर्मेट में है उसका डायमेंशन क्या है, नंबर ऑफ सैंपल इनटू नंबर ऑफ फीचर, है ना। तो अगर मैं डेटा का डायमेंशन इंक्रीज करता हूं बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फीचर एंड नंबर ऑफ सैंपल, तो क्या होगा, डेटा का साइज ज़्यादा होगा, और डेटा का साइज जब ज़्यादा होगा तो इट विल बी कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव। यू नीड मोर नंबर ऑफ जीपीयू एंड मोर अमाउंट ऑफ टाइम टू ट्रेन द सेम मॉडल। और आपको पता है कि ये सारे जीपीयू कितने एक्सपेंसिव होते हैं टू ट्रेन, है ना। नेक्स्ट पॉइंट इज विजुअलाइजेशन चैलेंज। ठीक है, तो अगर आपके डेटा का डायमेंशन हाई, अगर आपका डेटा का डायमेंशन मोर देन 3 है, तो आपको पता है कि अगर आपको उसको विजुअलाइज करना है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, लाइक वी कांट विजुअलाइज मोर देन 3 डायमेंशनल डेटा। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि आपको डेटा को विजुअलाइज करना होता है ना। लाइक अगर आपके पास कोई फ्रॉड डिटेक्शन डेटा है ना, अगर आपके पास कोई फ्रॉड डिटेक्शन डेटा होता है तो आपको विजुअलाइज करना होता है कि जो डेटा है उसमें क्या ट्रेंड है, फ्रॉड डेटा कहाँ लाई करता है फ्रॉम नॉर्मल रेगुलर डेटा, है ना, या फिर आउटलायर डिटेक्शन। तो बहुत सारे केस में आपको डेटा को विजुअलाइज करना होता है, और अगर डेटा का डायमेंशन मोर देन 3 है, नंबर ऑफ फीचर्स मोर देन 3 है, तो आप डेटा को प्रॉपर्ली विजुअलाइज नहीं कर सकते। आप देखोगे ये एग्जांपल, तो यहाँ पे डेटा का डायमेंशन क्या था, 2 था, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट फीचर्स 2 थे, इसलिए हमने डेटा को इजीली विजुअलाइज कर लिया। टू सम एक्सटेंट हम लोग 3 डायमेंशनल डेटा को भी इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं, है ना। 3 डायमेंशनल डेटा को भी हम लोग इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं, बट अगर डेटा का डायमेंशन मोर देन 3 है देन वी कांट विजुअलाइज दोज डेटा। तो मैंने यहाँ पे हाउसिंग डेटा को मैंने रीड किया है ना, डेटा फ्रेम में, और मैं उसमें से फ्यू फीचर्स को सिलेक्ट किया हूँ, है ना। मैं इसमें से कुछ फीचर्स को सिलेक्ट किया हूँ
ये सारे मेरे फीचर्स हैं, है ना? तो इसको मैं बोलूँगा प्राइस, जो मेरा डेटा है ना, इसको मैं बोलूँगा टारगेट फीचर, क्योंकि दिस इज़ द एट्रीब्यूट, दिस इज़ द डेटा जो कि हमें प्रिडिक्ट करना होता है। हमें ये सारे एट्रीब्यूट पे मॉडल को ट्रेन करना होता है एंड इन द एंड मुझे इसको प्रिडिक्ट करना होता है। तो अभी डेटा का डायमेंशन क्या है? तो अगर मेरे पास यहाँ पे 4 इंडिपेंडेंट फीचर्स हैं और मुझे इसको 3 डायमेंशन में कन्वर्ट करना है सो दैट आई कैन विजुअलाइज द डेटा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे डायमेंशनलिटी रिडक्शन करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या-क्या डायमेंशनलिटी रिडक्शन टेक्निक्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज फीचर सिलेक्शन, है ना? तो फीचर सिलेक्शन में आप कुछ नहीं करते हो, आपके पास कुछ डेटा होते हैं, ठीक है? तो आप क्या करते हो? आप कुछ एक्सपेरिमेंट रन करते हो। आपके पास एक एक्सपेरिमेंट रन करते हो, है ना? क्या होता है? एक ब्लैक बॉक्स मान लो, ठीक है? एक ब्लैक बॉक्स मान लो, आप एक्सपेरिमेंट रन करते हो, तो इनपुट में सारे फीचर्स जाते हैं, है ना? और इसका जो आउटपुट होता है, वो क्या होता है? वो एक सबसेट ऑफ फीचर्स होता है, सबसेट ऑफ फीचर्स, है ना? तो फॉर एग्जांपल आपने एक एक्सपेरिमेंट रन किया, जहाँ पे आपने ये ऑल 4 फीचर्स पास किए और आपका जो एक्सपेरिमेंट है, उसने ये बताया कि आउट ऑफ दिस 4 फीचर यू सेलेक्ट एरिया, बेडरूम एंड बाथरूम, यू इग्नोर दिस फीचर, है ना? क्यों? लाइक इसको हम लोग देखेंगे जब हम लोग हर एक टेक्निक को डिटेल में देखेंगे, ठीक है? तो अगर मेरे एक्सपेरिमेंट ने बोला कि यू सेलेक्ट दिस 3 फीचर, है ना? तो मैं बोलूँगा कि ये जो टेक्निक है, दिस इज फीचर सिलेक्शन। हम लोग इसमें डेटा, है ना, इसमें हम लोग डेटा का एक्सेस चेंज नहीं करते हैं, डेटा वही ओरिजिनल डेटा होता है, बस यहाँ पे हम लोग इसमें से कुछ सबसेट ऑफ डेटा सेलेक्ट करते हैं, ठीक है? तो फीचर सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द मोस्ट रिलेवेंट या इंपॉर्टेंट फीचर बेस्ड अपॉन द बिजनेस प्रॉब्लम वी आर ट्राइंग टू सॉल्व from your dataset that contribute the most to predicting the target variable, है ना? तो बेस्ड अपॉन यूज केस, बेस्ड अपॉन बिजनेस प्रॉब्लम, बेस्ड अपॉन प्रॉब्लम स्टेटमेंट, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फीचर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, है ना? वन फीचर जो एक प्रॉब्लम में इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है, दूसरे प्रॉब्लम में वही फीचर इट कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या-क्या टेक्निक होते हैं, क्या-क्या टेक्निक से हम लोग फीचर को सेलेक्ट कर सकते हैं? वी कैन सेलेक्ट ए सबसेट ऑफ फीचर फ्रॉम द ओरिजिनल पूल ऑफ फीचर्स। द फर्स्ट टेक्निक इज फिल्टर मेथड। तो फिल्टर मेथड में हम लोग क्या करते हैं? वी सेलेक्ट फीचर्स बेस्ड अपॉन कोरिलेशन और स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस, है ना? तो हम लोग कुछ स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन करते हैं, लाइक ये जो कोरिलेशन देख रहे हो ना, ये एक स्टैटिस्टिकल मैट्रिक्स है ना? काई स्क्वायर टेस्ट, म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन, हम लोग ये सारे इन्फॉर्मेशन फाइंड करते हैं, ये सारे मैट्रिक्स कंप्यूट करते हैं एंड बेस्ड अपॉन मैट्रिक्स हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से फीचर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे हमारे प्रॉब्लम के लिए। क्या होता है कोरिलेशन थ्रेशोल्ड, क्या होता है काई स्क्वायर टेस्ट, क्या होता है म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन, इसको हम लोग हर एक को एक एक डिटेल में देखने वाले हैं जब हम लोग मशीन लर्निंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो बस आप ये सोचो कि हम लोग कुछ मैट्रिक्स कंप्यूट करते हैं एंड बेस्ड अपॉन द थ्रेशोल्ड फॉर दोज मैट्रिक्स हम लोग फीचर को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है? दिस इज फिल्टर मेथड। सेकेंड इज रैपर मेथड, ठीक है? तो फिल्टर मेथड में हम लोग कोई भी मशीन लर्निंग मॉडल का यूज नहीं करते हैं। डिफरेंस समझो कि जो फिल्टर मेथड होता है, इसमें हम लोग कोई भी एमएल मॉडल का यूज नहीं करते हैं, लेकिन रैपर एंड एम्बेडेड मेथड में हम लोग एमएल मॉडल का यूज करते हैं, ठीक है? तो कितना इंटरेस्टिंग है। फीचर को सेलेक्ट करने के लिए सच दैट कि हमारे मॉडल का परफॉर्मेंस अच्छा हो, उसके लिए भी हम लोग एक मशीन लर्निंग मॉडल यूज करते हैं, है ना? तो फिल्टर मेथड में हम लोग सिंपल स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं, लेकिन रैपर एंड एम्बेडेड मेथड में वी यूज मशीन लर्निंग मॉडल टू प्रिडिक्ट कि कौन कौन से फीचर हमारे प्रॉब्लम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो क्या डिफरेंस होता है रैपर मेथड एंड एम्बेडेड मेथड में, है ना? ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है। तो रैपर मेथड में हम लोग क्या करते हैं? एक एक्सप्लिसिटली एक मॉडल ट्रेन करते हैं, ठीक है? एक मॉडल ट्रेन करते हैं और उस मॉडल पे परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं और उसमें से जो बेस्ट सबसेट ऑफ फीचर है, जो उस मॉडल पे अच्छा परफॉर्म करा, उस फीचर को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो जो रैपर मेथड होता है, इट इज़ मोर एक्यूरेट बट कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव। रैपर मेथड जो होता है, इट इज़ मोर एक्यूरेट कंपेयर टू फिल्टर मेथड, लेकिन इसका कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव होता है। लाइक अगर आपके पास डेटा का सैंपल बहुत ज़्यादा है और नंबर ऑफ फीचर्स बहुत ज़्यादा है, तो दिस टेक्निक कैन बी एक्सपेंसिव,
एक्सपेंसिवली एक्सपेंसिव का मतलब कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव, आपको ज़्यादा अमाउंट ऑफ टाइम लग सकता है टू ट्रेन द मॉडल और अमाउंट ऑफ जीपीयू भी ज़्यादा लग सकता है। तो देर आर डिफरेंट टेक्निक्स जिसके हेल्प से हम लोग रैपर मेथड इंप्लीमेंट करते हैं। द फर्स्ट वन इज फॉरवर्ड सिलेक्शन, बैकवर्ड एलिमिनेशन एंड द थर्ड वन इज रिकर्सिव फीचर एलिमिनेशन। ठीक है, तो फॉरवर्ड सिलेक्शन में क्या करते हो कि आप सारे फीचर पे मॉडल को ट्रेन करते हो, आप सारे फीचर को मॉडल पे ट्रेन करते हो और जो जो फीचर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं उसको आप सेलेक्ट करते हो। तो आप इसमें सेलेक्ट करते हो, इसलिए इसका नाम है सिलेक्शन। सिलेक्शन नाम इसलिए पड़ा कि सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर्स को आप सेलेक्ट करते हो। लाइक अगर आपके पास 10 फीचर है तो एक राउंड आप आइटरेट करोगे, उसमें से आप सबसे इम्पॉर्टेंट 6 या 7 फीचर को आप सेलेक्ट करोगे। ठीक है, बैकवर्ड एलिमिनेशन में क्या करते हो कि सबसे ज़्यादा इरिलेवेंट फीचर को आप रिमूव करते हो। जो फीचर सबसे ज़्यादा इरिलेवेंट है, सबसे कम इंपॉर्टेंट है, उसको आप रिमूव करते हो। तो इलिमिनेशन में आप इलिमिनेट करते हो सबसे लो परफॉर्मर को और सिलेक्शन में आप बेस्ट परफॉर्मर को सिलेक्ट करते हो। एंड द थर्ड वन इज रिकर्सिव फीचर इलिमिनेशन। ठीक है, तो रिकर्सिव फीचर एलिमिनेशन क्या करते हो, आप एक्सपेरिमेंट को मल्टीपल टाइम करते हो। मतलब आप सबसे पहले कंप्लीट सेट ऑफ डेटा पे ट्रेन करते हो, सबसे जो लिस्ट इंपॉर्टेंट फीचर होता है उसको आप ड्रॉप करते हो, मॉडल को फिर से ट्रेन करते हो, फिर से सबसे लिस्ट इंपॉर्टेंट फीचर को ड्रॉप करते हो। तो आप इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट को आप मल्टीपल टाइम्स करते हो। तो दैट इज वाई इट इज सेड कि रैपर मेथड्स होता है वो कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव होता है, बट इसका जो परफॉर्मेंस होता है इट इज बेटर कंपेयर टू फिल्टर मेथड्स। ये सारे जो मेथड्स हैं ना, इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे जब हम लोग एमएल टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्या होता है डायमेंशनलिटी रिडक्शन और ये फीचर इंजीनियरिंग का पार्ट क्यों है। द थर्ड टेक्निक इज एम्बेडेड मेथड। ठीक है, थर्ड टेक्निक होता है एम्बेडेड मेथड। तो यहाँ पे आप एक्सप्लिसिटली मॉडल को ट्रेन नहीं करते हो टू फाइंड आउट कि कौन सा फीचर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा फीचर कम इंपॉर्टेंट है। आप सीधे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो थ्रू सम स्पेशलाइज्ड एल्गोरिथम। ठीक है, वो सारे एल्गोरिथम में बिल्ट इन फीचर सिलेक्शन मेथड होते हैं, है ना। तो फीचर सिलेक्शन जो होता है इट इज डन ड्यूरिंग मॉडल ट्रेनिंग। मॉडल ट्रेनिंग के समय वो सारे जो मॉडल होते हैं, वो मशीन लर्निंग मॉडल होते हैं, वो सारे मॉडल बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। तो वो एक्सप्लिसिटली वो सारे फीचर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी सारे फीचर को इग्नोर कर देते हैं। तो ये सारे जो टेक्निक देख रहे हो लाइक लासो रिग्रेशन, रिज रिग्रेशन, है ना, या ट्री बेस्ड फीचर इंपॉर्टेंस वाले मॉडल लाइक रैंडम फॉरेस्ट, ये सारे मॉडल इतने स्मार्ट होते हैं कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग ये लोग फीचर को सिलेक्ट कर लेते हैं। जो फीचर इंपॉर्टेंट होते हैं उसको ज़्यादा वेटेज देते हैं, जो फीचर लिस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं उसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये सारे एल्गोरिदम लासो रिग्रेशन, रिज रिग्रेशन, रैंडम फॉरेस्ट, यक्स जी बूस्ट, ये सारे मॉडल को हम लोग डिटेल में देखेंगे जब हम लोग एमएल टॉपिक देखेंगे। और उसी समय हम लोग ये सारे टेक्निक डिस्कस करेंगे कि हाउ इंटरनली ये सारे मॉडल कैपेबल होते हैं फॉर फीचर सिलेक्शन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सेकेंड टेक्निक। अभी हमने क्या देखा, अभी हमने जो टेक्निक देखा उसमें क्या होता है कि आउट ऑफ ऑल फीचर ये कुछ सबसेट ऑफ फीचर सेलेक्ट करता है बेस्ड अपॉन सम पैरामीटर, बेस्ड अपॉन सम थ्रेशोल्ड या बेस्ड अपॉन सम स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है, सेकेंड टेक्निक में क्या होता है, ये डेटा को ट्रांसफॉर्म कर देता है, ये डेटा को हायर डायमेंशन से लोअर डायमेंशन में ट्रांसफॉर्म कर देता है फॉर द पर्पस ऑफ डायमेंशनलिटी रिडक्शन। ठीक है, तो आप एक ऐसा समझो कि फीचर एक्सट्रैक्शन में क्या होता है, बी ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू फीचर, है ना। मतलब अगर मेरे पास 5 फीचर्स हैं ए बी सी डी ई, ठीक है, इसको वो ट्रांसफॉर्म कर देता है टू ए न्यू सेट ऑफ फीचर लाइक ए डैश, बी डैश एंड सी डैश। ठीक है, वो उसको एक नए फीचर सेट में उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो आप देखोगे कि ये हाई डायमेंशन है, ये डेटा हाई डायमेंशन है। इसमें क्या है, टोटल 5 डायमेंशन डेटा है और ये 3 डायमेंशन डेटा है ना। तो ये लो डायमेंशन है, ये हाई डायमेंशन है। तो द गोल ऑफ डायमेंशनलिटी रिडक्शन इज टू reduce the data from higher dimension to lower dimension and this is what feature extraction does। वो डेटा को हायर डायमेंशन से लोअर डायमेंशन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है,
एंड इट इज़ नॉट लाइक ये फीचर को सेलेक्ट करता है, ये टोटली एक न्यू एक्सिस में प्रोजेक्ट करता है। एंड वी कांट से कि ए डैश इज इक्वल टू ए और ए डैश इज इक्वल टू बी और सी और डी और ई, नहीं ऐसा नहीं होता है। वो कुछ मैथमेटिकल यूज़ करता है, मैथमेटिकल ब्लैक बॉक्स टेक्निक यूज़ करता है, उसको हम लोग देखेंगे फिर इन ए डिफरेंट लेक्चर, जिसके हेल्प से वो हाई डायमेंशन डेटा को वो कन्वर्ट कर देता है लोअर डायमेंशन डेटा में। तो अगर मेरे पास टोटल 4 कॉलम्स है ना, मेरे पास टोटल 4 कॉलम्स हैं और मुझे इसको ट्रांसफॉर्म करना है इनटू 3 डायमेंशन, है ना, 3 डायमेंशन यूजिंग टेक्निक ऑफ फीचर एक्सट्रैक्शन। तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, हम लोग डेटा को एक मॉडल से पास करते हैं, एक फीचर एक्सट्रैक्शन मॉडल से पास करते हैं और वो मॉडल मेरे को एक न्यू सेट ऑफ फीचर देता है लाइक एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ठीक है, ये टोटली न्यू फीचर होता है और हम लोग ये नहीं कर सकते कि एक्स फीचर इस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है, वाई फीचर ये इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है एंड जेड फीचर वो इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, ये टोटली न्यू सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो वैसे केस जहाँ पे मॉडल का इंटरप्रिटेबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लाइक फॉर बैंकिंग एप्लीकेशन, तो उस जगह पे आप यूज़ करते हो फीचर सिलेक्शन मॉडल। लेकिन जहाँ पे इंटरप्रिटेबिलिटी से ज़्यादा मॉडल का परफॉर्मेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उस प्लेस पे आप यूज़ करते हो फीचर एक्सट्रैक्शन, है ना। तो इंटरप्रिटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, इंटरप्रेटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, इंटरप्रेटेबिलिटी का मतलब होता है कि अगर मैं एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल ट्रेन कर रहा हूँ, ए टाइम्स एरिया प्लस बी टाइम्स बेडरूम प्लस सी टाइम्स बाथरूम प्लस डी टाइम्स स्टोरेज टू प्रिडिक्ट वाई, और वाई हैट क्या है, वाई हैट मेरा टारगेट प्राइस है या प्रिडिक्टेड प्राइस है। तो अगर मैं ये मॉडल यूज कर रहा हूँ, दिस इज वन मॉडल, दिस इज लीनियर रिग्रेशन मॉडल, ठीक है। तो मैं अगर ये मॉडल यूज कर रहा हूँ तो मॉडल के ट्रेनिंग के बाद बी गेट सम वैल्यू ऑफ ए लाइक 2 टाइम्स बी 20 सी 30 डी 100। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि हमारा जो मॉडल है वो नंबर ऑफ फ्लोर को सबसे ज़्यादा वेटेज देता है, उसके बाद बाथरूम को वेटेज देता है, उसके बाद बेडरूम्स को देता है और उसके बाद एरिया को देता है। तो दिस इज इंटरप्रेटेबिलिटी, कि हम लोग विजुअलाइज करते हैं हाँ यार अगर नंबर ऑफ फ्लोर ज़्यादा होंगे तो वो प्राइस को ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, दिस इंट्यूटिव। लेकिन अगर मैं इस डेटा को एक लोअर डायमेंशन में प्रोजेक्ट कर देता हूँ सच दैट उसका फीचर हो एक्स वाई एंड जेड, और मैंने जो मॉडल ट्रेन किया इट इज ए टाइम्स एक्स प्लस बी टाइम्स वाई प्लस सी टाइम जेड, तो मैं मॉडल को इंटरप्रेट नहीं कर सकता हूँ, मैं मॉडल को इंटरप्रेट नहीं कर सकता हूँ। तो दैट इज वाई जहाँ पे इंटरप्रेटेबिलिटी इंपॉर्टेंट होता है वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं फीचर सिलेक्शन, एंड जहाँ पे परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट होता है वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं फीचर एक्सट्रैक्शन टेक्निक। तो अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ फीचर एक्सट्रैक्शन टेक्निक, है ना। तो फीचर एक्सट्रैक्शन में हम लोग न्यू लोअर डायमेंशन फीचर रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज नॉट सेम एज द ओरिजिनल फीचर, है ना। ये टोटली न्यू डेटा होता है इन ए न्यू डायमेंशन। लाइक अगर ये मेरा डेटा है, ठीक है, ये मेरा डेटा है जिसमें मेरे पास 2 फीचर है x1 एंड x2, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे फीचर को एक्सट्रैक्ट करना है, मुझे फीचर को एक्सट्रैक्ट करना है इनटू 1 डायमेंशन, ठीक है। तो मेरे पास 2 डायमेंशन डेटा है x1 x2, मुझे इसको प्रोजेक्ट करना है 1 डायमेंशन में y1, ठीक है। 1 डायमेंशन प्रोजेक्ट करना है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो आप देख रहे हो दिस इज माई एक्सिस, ठीक है, दिस इज माई एक्सिस। तो मैं क्या करूँगा, मैं मॉडल के डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं आपको एक सिंपल टेक्निक बताता हूँ, ठीक है। उसको उससे आप विजुअलाइज करो कि चीज़ें कैसे काम करती है। हम लोग ये सारे टेक्निक को डिटेल में देखेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में देखेंगे, हम लोग मैथमेटिकल चीज़ों को भी देखेंगे और समझेंगे जब हम लोग एमएल वाले पार्ट में जाएंगे। अभी के लिए आप सोचो कि मुझे डेटा को 1 डायमेंशन में कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं सीधे से अगर मैं इसको प्रोजेक्ट कर दूँ एक्स एक्सिस पे, है ना, एक्स एक्सिस पे अगर प्रोजेक्ट कर दूँ तो हाउ माई डेटा विल लुक लाइक। तो अगर मैं इसको प्रोजेक्ट करूँगा, है ना, तो इट इज़ लाइक दिस। अगर मैं इसको प्रोजेक्ट करूँगा तो इट लुक्स लाइक दिस, ठीक है, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। अब मैं ब्लू वाले को प्रोजेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब मैं ब्लू वाले को प्रोजेक्ट करता हूँ तो इट विल बी लाइक दिस, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो आप देख रहे हो कि अगर मैं डेटा को
अगर मैं डेटा को प्रोजेक्ट करता हूँ टू x1, ठीक है, अगर या फिर मैं डेटा का सिर्फ x1 कंपोनेंट लेता हूँ, तो आप देख सकते हो कि मॉडल को क्लासिफाई करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाता है ना? कोई मॉडल करता क्या है? कोई मॉडल ये करता है कि एक कर्व या एक बेस्ट फिटिंग कर्व ड्रॉ करता है सच दैट कि उस कर्व से ऊपर वाले वैल्यू वन क्लास के होंगे एंड नीचे वाले वैल्यू अनदर क्लास के होंगे, ठीक है। तो कोई भी मॉडल इन जनरल एक कर्व ड्रॉ करता है ना। मॉडल का इक्वेशन एक कर्व को रिप्रेजेंट करता है, उस कर्व से ऊपर वाले एक ग्रुप में, नीचे वाले दूसरे ग्रुप में, है ना। तो मैं एक कर्व यहाँ पे इजिली ड्रॉ कर सकता हूँ सच दैट इस कर्व से ऊपर वाले वन क्लास, नीचे वाले दूसरे क्लास। लेकिन जब मैं सिर्फ x1 के अलोंग प्रोजेक्ट करता हूँ, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन, जहां पे मैं सारे डेटा को x1 के अलोंग प्रोजेक्ट कर दूंगा, तो यहाँ पे मैं डेटा को इजिली सेग्रीगेट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं सारे डेटा को y एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्ट करूं, है ना, तो इट विल लुक लाइक दिस, इट विल लुक लाइक दिस, इट विल लुक लाइक दिस। तो आप देखोगे कि इट इज बेटर देन x1। ये जो टेक्निक है जहां पे मैं सिर्फ x2 कंपोनेंट को ले रहा हूं, तो इट इज बेटर देन x1, बट स्टिल इट हैज फ्यू पॉइंट जहां पे मॉडल को सेग्रीगेट करना डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो हमने देखा कि अगर हम लोग एक एक्सेस सेलेक्ट करते हैं, अगर हम लोग x1 कंपोनेंट लेते हैं या सिर्फ x2 कंपोनेंट लेते हैं, तो मॉडल को सेग्रीगेट करना या मॉडल डेटा को क्लासिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। क्या हम लोग इसको प्रोजेक्शन से इसको बेटर तरीके से कर सकते हैं? तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं एक न्यू सेट ऑफ एक्सेस ड्रॉ करूँगा, ठीक है। अब मैं एक न्यू सेट ऑफ एक्सेस ड्रॉ करता हूँ एंड सपोज अज्यूम दिस इज माय न्यू सेट ऑफ एक्सेस, ठीक है, दिस इज माय न्यू सेट ऑफ एक्सेस, ठीक है, जहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है y1 और ये रिप्रेजेंट कर रहा है y2। तो फीचर एक्सट्रैक्शन में क्या होता है, हम लोग डेटा को एक न्यू एक्सेस में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं एंड बेस्ड अपॉन आवर रिक्वायरमेंट हम लोग टॉप फ्यू एक्सेस को हम लोग सेलेक्ट करते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। लाइक अगर मेरा रिक्वायरमेंट है कि मैं सिर्फ एक डायमेंशन डेटा में प्रोजेक्ट करूं, लाइक ये जो मेरा ओरिजिनल 2 डायमेंशन डेटा है इसको मैं 1 डायमेंशन डेटा में प्रोजेक्ट करूं, तो मैं सिर्फ उसी एक्सेस के लॉन्ग वैल्यू लूंगा जो सबसे ज़्यादा बेटर तरीके से डेटा को सेग्रीगेट करता है या सेपरेट करता है ना। तो आउट ऑफ y1 एंड y2 मैं सिर्फ एक एक्सेस के अलॉन्ग मैं डेटा को सिलेक्ट करूंगा। इससे पहले मैं डेटा, पहले मैं क्या करता था, पहले मैं आइदर x1 को सिलेक्ट करता था या x2 को सिलेक्ट करता था। फीचर एक्सट्रैक्शन में क्या करूंगा, मैं एक न्यू एक्सेस क्रिएट करता हूं, मैं एक न्यू एक्सेस क्रिएट करता हूं। कैसे, इसको हम लोग किसी दूसरे लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद मैं उस एक्सेस वाले डेटा को सिलेक्ट करूंगा जो सबसे बेटर तरीके से डेटा को सेग्रीगेट करता हो, ठीक है। तो क्या होगा, अगर मैं इसको प्रोजेक्ट करूं अलोंग y, तो माय डेटा विल लुक लाइक दिस, है ना, माय डेटा विल लुक लाइक दिस, सॉरी। तो अगर आप ये एक्सेस देखते हो ना, अगर आप ये एक्सेस को अच्छे से ध्यान से देखते हो, तो दिस इज द लाइन, दिस इज द बाउंड्री, जिस बाउंड्री से छोटे वाले वैल्यू वन क्लास में, बाउंड्री से ऊपर वाले वैल्यू अनदर क्लास में, ठीक है। अगर मैं इसी चीज को y2 पे अगर मैं इसको प्रेजेंट करूं, तो इट विल नॉट बी एबल टू सेग्रीगेट डेटा या सेपरेट डेटा बेस्ड अपॉन क्लास इनटू दिस मच बेटर वे, है ना, इतने अच्छे तरीके से वो सेग्रीगेट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि अगर मुझे वन डायमेंशन पे डेटा को प्रोजेक्ट करना है, तो आई विल सेलेक्ट y1, y1 के लॉन्ग वैल्यू प्रोजेक्शन, है ना, ये सारे वैल्यू का प्रोजेक्शन along y1 उसको मैं सेलेक्ट करूंगा एज ए न्यू कॉलम, न्यू इंडिपेंडेंट कॉलम, ठीक है। तो मैंने अभी आपको एक आइडिया दिया कि कैसे काम करता है, चीज़ें कैसे काम करती है। ये सारे टेक्निक को हम लोग डिटेल में देखेंगे जब हम लोग एक एक टेक्निक को मशीन लर्निंग में देखने वाले हैं। तो ये जो टेक्निक हमने देखा ना, दिस इज कॉल्ड पीसीए। इसी टेक्निक को हम लोग कहते हैं पीसीए, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। तो दे आर डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ फीचर एक्सट्रैक्शन। वन इज लीनियर टेक्निक, है ना, लीनियर टेक्निक में वन इज पीसीए, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके मैथमेटिक्स को आपको बहुत अच्छे से समझना होता है क्योंकि इससे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, है ना।
नेक्स्ट इज एलडीए, लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बट इंटरव्यूज में उतने फ्रिक्वेंटली नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। थर्ड वन इज फैक्टर एनालिसिस, ठीक है। उसके बाद देयर आर फ्यू नॉन लीनियर टेक्निक लाइक टीएसएनई या यूमैप, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा डेटा है जहाँ पे आपको उसको विजुअलाइज करना है इनटू 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन, लाइक अगर आपके पास 50 डायमेंशन डेटा है और आपको उसको विजुअलाइज करना है इनटू 2 एंड 3 डायमेंशन, तो वैसे यूज केस में ये नॉन लीनियर टेक्निक आर द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट डेटा इनटू ए लोअर डायमेंशन फॉर इजी विजुअलाइजेशन ऑफ डेटा। एंड देर आर अदर काइंड ऑफ डीप लर्निंग बेस्ड मॉडल, है ना। ऑटो एनकोडर इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, इट इज डीप लर्निंग बेस्ड डायमेंशनलिटी रिडक्शन टेक्निक, इसको भी हम लोग देखने वाले हैं। एंड आपको लग सकता है कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होता है, लेकिन मेरे से इन क्वालकम क्वालकम फॉर द रोल ऑफ एआई ऑर्केस्ट्रेशन इंजीनियर, मेरे से ये क्वेश्चन पूछा था कि डू यू नो व्हाट इज ऑटो एनकोडर एंड एक्सप्लेन मी हाउ ऑटो एनकोडर वर्क्स, है ना। तो हम लोग हर एक एल्गोरिथम को बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं जब हम लोग एमएल टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट इज एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनलिटी रिडक्शन टेक्निक। सो द फर्स्ट वन इज हेल्प इन डेटा कॉम्प्रेशन, है ना। इट इज ट्रिवियल कि ये डेटा इससे कॉम्प्रेस हो जाता है, नंबर ऑफ जब फीचर्स कम करोगे तो डेटा कॉम्प्रेस हो जाएगा ऑन रिड्यूस स्टोरेज रिक्वायरमेंट, है ना। तो जो अमाउंट ऑफ स्टोरेज रिक्वायर्ड होता है टू स्टोर द डेटा वो भी रिड्यूस हो जाएगा। मेक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम मोर कंप्यूटेशनली इफिशिएंट एंड मोर जनरलाइजेबल, मॉडल इजीली जनरलाइज कर सकता है ना। ट्रेनिंग डेटा पे आप मॉडल को ट्रेन करते हो और जब आप टेस्टिंग डेटा सेट पे मॉडल को टेस्ट करोगे तो अगर मॉडल का जनरलाइजेबिलिटी हाई है देन ओनली इट विल परफॉर्म रियली गुड ऑन द टेस्ट डेटा सेट। रिमूव रिडंडेंट फीचर एंड नॉइज, जो जो फीचर उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, है ना, जो जो फीचर उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं वो सारे इंडिपेंडेंट फीचर जो कि हाईली कोरिलेटेड होते हैं वो सारे फीचर ड्रॉप हो जाते हैं, है ना, जब हम लोग डायमेंशनलिटी को रिड्यूस करते हैं। एंड टैकल्स द कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी, कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी हमने देखा राइट कि जैसे जैसे नंबर ऑफ फीचर्स इंक्रीज होंगे तो आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम मॉडल का परफॉर्मेंस डिक्रीज होगा या मॉडल का जनरलाइजेबिलिटी डिक्रीज होगा एंड अमाउंट ऑफ डेटा रिक्वायर्ड टू जनरलाइज द मॉडल इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम को ये सॉल्व करता है बाय डायमेंशनलिटी रिडक्शन टेक्निक। अब देखते हैं कि हमने तो सिर्फ एडवांटेज देखा बट इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे, है ना। क्योंकि अगर डिसएडवांटेज नहीं होगा देन पीपल विल नेवर यूज हायर डायमेंशन डेटा, पीपल विल ऑलवेज चूज लोअर डायमेंशन डेटा। वो हमेशा हर एक प्रॉब्लम में पीसीए लगाएगा, डेटा का डायमेंशन को कम करेगा और मॉडल को ट्रेन करेगा, है ना। क्योंकि अगर किसी चीज का अगर कोई डिसएडवांटेज नहीं होगा तो हर एक इंसान हर एक मॉडल में हर एक एल्गोरिदम में पीसीए को अप्लाई करेगा, बट इट हैज फ्यू डिसएडवांटेज। पहला, इट में लीड टू सम अमाउंट ऑफ डेटा लॉस, कुछ डेटा लॉस हो जाता है, कुछ इंफॉर्मेशन लॉस हो जाता है। लाइक अगर मैं फीचर एक्सट्रैक्शन करता हूँ तो डेटा कंप्लीटली एक न्यू डायमेंशन में प्रोजेक्ट होता है एंड मॉडल का इंटरप्रेटेबिलिटी डिक्रीज होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्यूरेसी कैन बी कॉम्प्रोमाइज, तो जब हम लोग नंबर ऑफ फीचर रिड्यूस करते हैं तो मॉडल का एक्यूरेसी इट कैन बी कॉम्प्रोमाइज। यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कैन मेंशन है, विल इज नॉट मेंशन, है ना। विल इज नॉट मेंशन, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके डेटा में डायमेंशन या नंबर ऑफ फीचर्स बहुत ज़्यादा है तो अगर आप उसको रिड्यूस करते हो, तो मॉडल का परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है, बट आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप उससे ज़्यादा डिक्रीज करते हो तो मॉडल का परफॉर्मेंस डिक्रीज होता जाता है ना, मॉडल का परफॉर्मेंस डिक्रीज होता है। तो दैट इज व्हाई इट इज मेंशनिंग कि मॉडल का परफॉर्मेंस कैन बी कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। एंड एक्यूरेसी इज वन टेक्निक जिसके हेल्प से हम लोग मॉडल के परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं। इसके अलावा देर आर 100 अदर टेक्निक टू जज मॉडल परफॉर्मेंस, उसको हम लोग देखेंगे जब हम लोग एमएल डोमेन में देखेंगे, ठीक है। तो वो सारे टेक्निक जिसका हेल्प से हम लोग मॉडल के परफॉर्मेंस को जज करते हैं दैट इज कॉल्ड इवैल्यूएशन मैट्रिक्स, ठीक है।
मॉडल के परफॉर्मेंस को जज करने के लिए जो मैट्रिक्स, जो फॉर्मूला का हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इवैल्यूएशन मैट्रिक्स। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिया जाता है तो व्हाट इज़ द रेगुलर वर्कफ्लो जिसको आपको फॉलो करना चाहिए इन द प्रोसेस ऑफ डायमेंशनलिटी रिडक्शन। द फर्स्ट वन इज कि सबसे पहले आप डेटा को अंडरस्टैंड करोगे। सबसे पहले आपको डेटा को समझना होगा कि डेटा क्या इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है एंड हाउ दैट डेटा कैन हैव रिलेशन विद द टारगेट एट्रीब्यूट। ठीक है, बिना डेटा को समझे, बिना बिजनेस को समझे आप फीचर सिलेक्शन नहीं कर सकते हो, फीचर इंजीनियरिंग नहीं कर सकते हो एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप डेटा को समझते हो और उसके बाद इनिशियल फीचर को आप रिड्यूस करते हो। मतलब वो सारे ट्रिवियल फीचर जो पता है कि मॉडल की परफॉर्मेंस को डिक्रीज करेंगे या मॉडल के जनरलाइजेबिलिटी को डिक्रीज करेंगे, या वो सारे फीचर जिस पे हम लोग मॉडल को ट्रेन नहीं कर सकते हैं, या वो सारे फीचर जो कि डेटा लीकेज में कंट्रीब्यूट करता है, वो सारे फीचर को हम लोग ड्रॉप करेंगे, वो सारे फीचर को हम लोग डिलीट करेंगे, है ना। तो रिमूव लो वेरिएंस फीचर, है ना। लो वेरिएंस फीचर वैसे फीचर को कहते हैं जिसका वैल्यू कांस्टेंट है ना। लाइक अगर आपके पास एक ऐसा फीचर है F1 जिसके सारे वैल्यू 1111 है ना, दैट फीचर विल नॉट कंट्रीब्यूट इन द मॉडल परफॉर्मेंस, तो वैसे फीचर को आप ड्रॉप कर दो, है ना। तो रिमूव लो वेरिएंस फीचर, है ना, मतलब वैसा डेटा जिसका वेरिएंस बहुत कम है या जीरो है। तो जो कांस्टेंट डेटा होता है ना, जो डेटा कांस्टेंट होता है उसका वेरिएंस होता है जीरो। वेरिएंस इज ए मेट्रिक जो कि बताता है कि आपका डेटा एवरेज वैल्यू से कितना डेविएट करता है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा कॉलम है जिसका एवरेज 15 है ना, और उसका डेविएशन इतना से इतना है, मतलब आपके डेटा का मिनिमम वैल्यू है 14.75 एंड मैक्सिमम वैल्यू है 15.15, ठीक है, बहुत कम डेविएट करता है, तो वैसे फीचर को आप ड्रॉप कर दो। वैसे फीचर जो कि हाईली कोरिलेटेड है, वैसे इंडिपेंडेंट फीचर जो कि हाईली कोरिलेटेड है, वैसे फीचर को आप ड्रॉप कर दो, क्योंकि दैट फीचर विल लीड टू कोलिनियरिटी, दैट फीचर विल लीड टू मल्टी कोलिनियरिटी। एंड मल्टी कोलिनियरिटी क्या होता है कि मॉडल के परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करता है, मॉडल के परफॉर्मेंस को डिक्रीज करता है, तो आप वैसे फीचर को ड्रॉप कर दो। लाइक आपने टेस्ट किया कि आपके पास टोटल 4 फीचर है, 4 इंडिपेंडेंट फीचर हैं, x1 x2 x3 एंड x4, और आपने फाइंड किया कि x1 और x4 हायर कोरिलेटेड है। हायर कोरिलेटेड मतलब x1 इंक्रीज होगा तो x4 भी इंक्रीज होगा, x1 डिक्रीज होगा तो x4 भी डिक्रीज होगा, ठीक है। तो वैसे फीचर जो कि हायर कोरिलेटेड है, ठीक है, तो एक मीट्रिक होता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट जिसके हेल्प से हम लोग देखते हैं कौन कौन से फीचर हायर कोरिलेटेड है। तो वैसे फीचर जो हायर कोरिलेटेड है, तो आप क्या करते हो कि x1 और x4 अगर हायर कोरिलेटेड है तो आउट ऑफ दिस टू आप एक फीचर को ड्रॉप कर देते हो। थर्ड वन इज डोमेन ड्रिवन फिल्टरिंग, ठीक है, तो वो सारे फीचर जो कि उतने रिलेवेंट नहीं होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेनिंग एमएल मॉडल, वो सारे फीचर को आप ड्रॉप कर सकते हो। लाइक आईडी पे आप मॉडल को ट्रेन नहीं करते हो तो आईडी को आप ड्रॉप कर सकते हो। एंड देयर टेक्निक्स लाइक काई स्क्वायर, अनोवा टेक्स्ट और कैटेगरिकल टारगेट रिलेशनशिप, है ना। तो कोरिलेशन के हेल्प से आप न्यूमेरिकल कॉलम का टारगेट के साथ या आउट ऑफ ऑल न्यूमेरिकल कॉलम आप उसमें रिलेशनशिप देख सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कैटेगरिकल डेटा है और उसका आपको टारगेट डेटा के साथ रिलेशनशिप फाइंड करना है, तो दे आर टेक्निक लाइक काई स्क्वाड एंड अनोवा टेस्ट, जिसके हेल्प से आप देख सकते हो कि क्या किसी कैटेगरिकल एट्रीब्यूट x1 का y के साथ क्या रिलेशन है ना। उसके अकॉर्डिंग भी अगर वो बहुत कम कोरिलेशन उसको भी आप ड्रॉप कर सकते हो, या फिर बहुत ज़्यादा कोरिलेशन है लाइक 0.95, तो उसको भी आप ड्रॉप कर सकते हो। और जब आप ये सारे बेसिक फीचर रिडक्शन कर लेते हो, उसके बाद आप डेटा का डायमेंशन रिड्यूस करो। डेटा का डायमेंशनलिटी को आप रिड्यूस कर सकते हो बेस्ड अपॉन डिफरेंट टेक्निक, बेस्ड अपॉन यूज केस, बेस्ड अपॉन परफॉर्मेंस। और उसके बाद नेक्स्ट फीचर सिलेक्शन, ठीक है। तो अगर आपके डेटा का डायमेंशन 10,000 है, आपके पास 10,000 नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो अगर आप डायरेक्टली इस पे फीचर सिलेक्शन परफॉर्म करोगे तो इट इज़ ए वेरी टाइम कंज्यूमिंग टेक्निक। तो आप क्या करोगे कि 10 के से 100 कॉलम्स या 100 फीचर्स में आप डेटा को प्रोजेक्ट कर दोगे, डेटा का डायमेंशनलिटी को रिड्यूस कर दोगे, है ना, यूजिंग टेक्निक लाइक फीचर एक्सट्रैक्शन, है ना। फीचर एक्सट्रैक्शन के हेल्प से, फॉर एग्जांपल पीसीए के हेल्प से आप डेटा का डायमेंशन 10 के टू 100 में ले आओगे, तो एक बार आप डायमेंशन रिड्यूस कर लेते हो एंड नाउ यू हैव 100 कॉलम्स, है ना, आउट ऑफ 10 के कॉलम। तो आप क्या करते हो कि इस पे आप फीचर सेलेक्ट करते हो और आप 100 में से टॉप 85 फीचर को सिलेक्ट करते हो फॉर द फाइनल
मॉडल ट्रेनिंग, ठीक है? तो आप इस डेटा पे मॉडल को ट्रेन करते हो। एंड हमने देखा था कि व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ फीचर सिलेक्शन टेक्निक, राइट? तो इस तरीके से हम लोग डायमेंशन को रिड्यूस करके मॉडल के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं, मॉडल के जनरलाइजेबिलिटी इंक्रीज करते हैं, डेटा का स्टोरेज स्पेस को रिड्यूस करते हैं एंड जो कंप्यूटेशनल टाइम है उसको रिड्यूस करते हैं, रिसोर्स को रिड्यूस करते हैं। तो आई होप आपने आज का लेक्चर एंजॉय किया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग।